गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे भी बैठे हैं साथ में। तो आज की क्लास में बिल्कुल नया चैप्टर है एटम। मैंने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में फिनिश कर दिया। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई। अब सुनो ध्यान से। हमने एटम चैप्टर में जो भी पढ़ा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। और आपको पता है एटम के अंदर क्या होता है? सेंटर पे न्यूक्लियस। ध्यान से देखना वीडियो को। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था, इससे पहले लगातार जो सीरीज बन रही थी सिर्फ इलेक्ट्रॉन में थे हम। इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का ये, इलेक्ट्रॉन का वो। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ रहेंगे न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे। तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियाई, दो चीजें पाई जाती हैं। एक चीज होता है प्रोटॉन और दूसरी चीज होती है न्यूट्रॉन। आपको यह पता होना चाहिए कि इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं बेटा। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ध्यान से सुनो मेरी बात को। इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं करेंगे इस चैप्टर में। एक जगह इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं, इस चैप्टर में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात होगी जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन। तो जब मैं बोलूंगा न्यूक्लियॉन्स तो समझ जाना, आई एम टॉकिंग कलेक्टिवली अबाउट व्हाट? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का एक नाम है, कॉमन नाम है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले। सुनना, ध्यान से सुनना। आपको थोड़ा सा इसके बारे में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी दे दूं मैं। प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास होता तो एक ही है बेटा, याद रखना। 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg मास सेम होता है। और चार्ज के बारे में बात कर लूं, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। न्यूट्रॉन के चार्ज के बारे में बात कर लूं, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये न्यूक्लियॉन्स के बारे में मैंने बात किया। मास इनका सेम होता है, मास इनका सेम होता है। चार्ज के बारे में मैंने बात किया भाई, प्रोटॉन का चार्ज इतना कूलम होता है और न्यूट्रॉन का चार्ज तो होता ही नहीं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मान लो मैं एनपी लिख रहा हूं, कहीं एनपी लिखूंगा तो एन का फॉर नंबर, एनपी का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। एन एन लिखूंगा कहीं पर, एन एन, तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चीज ध्यान से सुनो। एन इज द व्हाट? नंबर। कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, वो है एनपी, नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितने न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, वो है एन एन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फिर एक चीज होती है इसमें, इसे हम कहते हैं चार्ज नंबर। हर एटम का अपना एक चार्ज नंबर होता है। चार्ज नंबर या इसे एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इन सब बातों को। एटॉमिक नंबर। और एक होता है, ए से इंडिकेट करते हैं, इसे कहते हैं मास नंबर। ओके, तो दो नंबर हो गए बेटा, एक चार्ज नंबर और एक मास नंबर। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सर चार्ज नंबर, मास नंबर क्या चीज है। तो ये मत समझना कि ये मास नंबर मास है। बहुत सारे बच्चे इसे मास समझ लेते हैं। मास नंबर इज नॉट मास। मास नंबर बेसिकली वो नंबर है जिससे हमें मास पता चलता है कि न्यूक्लियस में मास कितना है, न्यूक्लियस का मास कितना है। तो मास किसके किसके पास होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। प्रोटॉन के पास भी होता है और न्यूट्रॉन के पास। तो मास नंबर जो होगा वो दोनों के नंबर से पता चलेगा, प्रोटॉन के नंबर से भी और न्यूट्रॉन के नंबर से भी। चार्ज नंबर, चार्ज किसके पास होता है? सिर्फ किसके पास? प्रोटॉन। तो चार्ज नंबर सिर्फ और सिर्फ पता चलेगा किसके नंबर से? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के नंबर से। यस, यही बताना चाह रहा था मैं कि देखो भाई, चार्ज जो नंबर है वो पता चलता है सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और जो मास नंबर है वो दोनों के नंबर से पता चलेगा, प्रोटॉन से भी और न्यूट्रॉन से। यही मैं बताना चाह रहा था। इसी को कहते हैं चार्ज नंबर एंड मास नंबर। तो चार्ज नंबर इज नॉट चार्ज। आप समझो, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। चार्ज नंबर कोई चार्ज वार्ज नहीं है।
कितने चार्ज होंगे न्यूक्लियस के अंदर? न्यूट्रॉन का तो होता नहीं है, तो न्यूक्लियस का चार्ज कौन डिसाइड करेगा? सिर्फ प्रोटॉन डिसाइड करेगा। तो कितने चार्ज होंगे वो किसका नंबर डिसाइड करेगा? प्रोटॉन का। तो चार्ज नंबर का मतलब नंबर ऑफ ओनली प्रोटॉन्स। और मास नंबर कौन डिसाइड करेगा? मास तो दोनों के पास होता है, प्रोटॉन के पास भी होता है और न्यूट्रॉन के पास भी होता है। तो मास नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दीज आर द नंबर्स। ध्यान से सुनिएगा। अब मैं अगर इसी से फॉर्मूले से मैं एक पॉइंट आपसे क्लियर करना चाहता हूं, यहां से मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना चाहूं यहां से, तो लिख सकता हूं मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन को तो हम जेड लिख ही सकते हैं। बोलो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपको पता करना है तो यू कैन डू इट व्हाट? बाय मास नंबर माइनस चार्ज। याद रखना। तो मास नंबर और चार्ज नंबर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मास नंबर इज नॉट मास, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मास नंबर इज नॉट मास, मास नंबर इज द नंबर जिससे हमें न्यूक्लियस का मास पता चलता है। तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मास दोनों के पास होता है। तो मास नंबर का मतलब दोनों का नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इट इज नॉट मास, जस्ट नंबर। चार्ज नंबर जिससे हमें चार्ज का पता चलता है कि कितना चार्ज होगा, किसके नंबर से चार्ज बढ़ता घटता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आ गया मास नंबर माइनस चार्ज। ये सब चीजें याद रखना, ये सब न्यूक्लियाई के बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। अब आपको जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, अ न्यू टॉपिक, जिसका नाम है बेटा एटॉमिक मास यूनिट। काफी आसान चैप्टर है ये सब, बहुत ज्यादा पंगा नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये सब, बट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो है। एटॉमिक मास यूनिट जिसे हम शॉर्ट में AMU कहते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट। और इसका सिंबलिक फॉर्म AMU नहीं लिखते लोग, सिर्फ U लिख के छोड़ देते हैं, U। अगर मैं U लिख दूंगा समझ जाना, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। कहा जाता है कि वन एटॉमिक मास यूनिट, 1U होता क्या है? ये इसके बारे में आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ये 1/12 होता है, 12वां हिस्सा होता है ऑफ मास ऑफ कार्बन। जो भी कार्बन का मास होता है ना बेटा, उसका 12th पार्ट, 12वां हिस्सा जो भी होगा, जितना भी होगा, वही कहलाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU is basically what? 1 AMU is basically what? तो 1 AMU is just 1/12 पार्ट, 12वां हिस्सा, 1/12 पार्ट किसका? फिर से सुनो, किसका? 1 AMU होता है 12वां हिस्सा कार्बन के मास। और केजी में इसकी वैल्यू वही होती है जो प्रोटॉन का मास। याद रखना, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। यस, याद रखना। तो 1 AMU, अब ना एटम के मास को हम लोग ग्राम और किलोग्राम में नहीं देंगे, हम एटम के मास को अब AMU लिखा करेंगे। तो AMU कितना केजी होता है वो आपको लर्न रखना है, वही जो प्रोटॉन का मास हो। कभी भी मुझे AMU को केजी में बदलना पड़ा आने वाले दिनों में, नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं इसको इतना ही लिखा करूं। तो एटॉमिक मास यूनिट AMU इज द, लाइक जैसे मास की यूनिट किलोग्राम होती है, ग्राम होती है, सब उसी तरह ये भी एक यूनिट है इसका मास का। खास करके एटम के मास को हम AMU में ही लेते हैं, किलोग्राम ग्राम में लेना ऐसे छोड़ देंगे हम AMU। अब बच्चे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। 1 AMU समझ में आ गया, हम एटम के मास को किलोग्राम ग्राम में जो लिया करते थे, अब किलोग्राम ग्राम के अलावा हम एटॉमिक मास यूनिट में भी लिया करेंगे। और 1 AMU जब मैं बोला करूंगा तो समझ जाना इतना केजी बोल, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने सुना होगा आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन ने एक बहुत बड़ी बात इस दुनिया को बताई थी, सभी जानते हैं, आइंस्टाइन से बड़े साइंटिस्ट है नहीं, न्यूटन आइंस्टाइन, ये तो दो हैं जिन्होंने पीछा नहीं छोड़ा आज तक। आइंस्टाइन का इक्वेशन आपको पता है, E = mc²। आइंस्टाइन ने बताया था, आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि अगर कभी भी साइंस में कोई भी मास, कभी भी मास एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो रहा है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है बहुत सारी जगह, अगली क्लास में, अगली वीडियोस में दिखाऊंगा मैं। मास अभी इतना था, कुछ फिजिक्स में एक्शन रिएक्शन हुआ, मास कम हो गया, फिर लोग परेशान, ये मास गया कहां? पता चला कि रिएक्शन में कुछ एनर्जी भी रिलीज हुई है, वही मास एनर्जी में बदला जिससे एनर्जी रिलीज हुई। आगे डिटेल में कराऊंगा, पहले आज ये समझा दूं कि जब कोई भी फिजिक्स में मास एनर्जी में बदल जाए, एनर्जी तो मासलेस होता है सर, बदल, लेकिन साइंस में चेंज होता है। ये आइंस्टाइन को कैसे पता चला पता है? कुछ इन्होंने रिएक्शन किया, जैसे कैसे, जैसे मान लो आपने दो चीज का A प्लस बी आर द रिएक्टेंट्स, और उसके बाद इनका प्रोडक्ट बना C+D, ये आर द प्रोडक्ट। अब उन्होंने क्या किया कि जब C और D का मास देखा
और जब ए और बी का मास देख रहे थे तो ये मास ज्यादा था और प्रोडक्ट का मास कम हो गया। तो समझ नहीं पाया आखिर मास कम हो गया तो मास गया कहां। तो पता चला अरे यहां तो कुछ एनर्जी भी रिलीज हुई है, Q4 एनर्जी। बोला अच्छा ये हुआ है कि ये मास जो चेंज हुआ ना वो कहीं गया नहीं है, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अब वो एनर्जी निकाले कैसे, तो उसका फॉर्मूला दिया। ये जो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, ऐसे एनर्जी के तो लाखों फॉर्मूले हैं, हाफ एम वी स्क्वायर तो mgh, बचपन से एनर्जी पढ़ते आ रहे हैं, 50 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। बट ये एनर्जी तब यूज करते हैं, वहां यूज करते हैं जब कहीं पर भी लगे कि मास बदल गया, मास में चेंज आ गया। और वो मास किस में बदल गया, एनर्जी में बदल गया। तो वहां पे ये एनर्जी निकालने के लिए Q मानो, E मानो, F मानो, जो मानो, वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, E = mcs। तो ये एनर्जी कब यूज करते हैं बेटा, ये एनर्जी तब यूज करते हैं जब कभी भी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। आपको लगे पहले मास रिएक्टेंट का कुछ और था, प्रोडक्ट का मास कम हो गया, तो वो मास गया कहां, ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो मास जरूर एनर्जी में बदल गया। और ये एनर्जी वाला ये एनर्जी कैसे निकालते हैं, यहीं पे इस्तेमाल करते हैं MCS। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो ध्यान से देखना। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, जरा सुनिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अब अगर हम मास 1 AMU ले लें, 1 AMU आप समझ रहे हो, 1 AMU का मतलब हो गया 1U का मतलब केजी में हो गया 1.67 10⁻⁻27 kg। अब मैं कुछ चीज चेक करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि अगर 1 AMU अगर एनर्जी में बदलता है तो कितनी एनर्जी देकर जाएगा। मैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। तो अब आ जाओ, E मास कितना लेना है, 1 AMU, मास की जगह पे रख दो केजी में, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू C स्क्वायर। C जानते हो, C का मतलब बेटा 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। और ये एनर्जी किस में आ रही है, जूल में। ध्यान से देखते रहना। अब इसको मैं थोड़ा सा और अरेंज कर दूं, 1.67 नंबर को 3 हो गया 9, और ये आप थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, 10⁻⁻27 और ये 10 का पावर 16, 10 का पावर एक जगह 16 आएगा, एक जगह -27 आएगा, एक जगह करोगे तो 10 का पावर -11, ये आ गया जूल। अभी तक एनर्जी जूल में आ रही है। देखो अब मैं क्या करूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मुझे किसी भी हाल में इस एनर्जी को जो जूल में है, मेरा मन कर रहा है कि इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाएं, क्योंकि एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। तो आप बोलोगे सर ये तो आप पढ़ा चुके हो। मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी की यूनिट होती है। वैल्यू होती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू यहां से कितना आ गया, एकदम आराम से देखना, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 EV। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आप समझदार हो, समझ गए कि इस जूल को मैं अब EV में बदलना चाह रहा हूं, इस एनर्जी को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाह रहा हूं। तो अब आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, कर देते हैं, यहीं पे ये काम कर देते हैं, जगह तो है ही है। 1.67 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻11, देखते रहो, अपॉन एक EV में कितना जूल, एक जूल में कितना EV, इतना EV, तो उतना कर दो आप नीचे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये आ गया EV। यस, अब इसको और सॉल्व करते हैं। ये 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा, 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो गया। तो इसको और अगर आप सॉल्व करना चाहो, बिल्कुल करना तो पड़ेगा लास्ट तक, एक फॉर्मूला बनाना है मेरे को आज। तो ये हो गया 1.67 इंटू 9 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻8। -8 कैसे हो गया आपको बता दूं, +8 हो गया, सॉरी +8 हो गया, -8 नहीं +8 है। ठीक है बेटा, ये +8, ठीक है, हाँ 10 का पावर +8। ओके, ये कुछ नहीं किया मैंने, ये पावर 10 का पावर 19 ऊपर लेके चला गया और कुछ नहीं किया। अब देखते जो मैं क्या क्या कर रहा हूं, एक फॉर्मूले तक पहुंचूंगा जिसके बिना आने वाले दिनों में आप समझ ही नहीं पाओगे अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है आपको तो। अब सुनो, मैं इसको थोड़ा सा और अरेंज करने जा रहा हूं, 167 इंटू 9 अपॉन 1.6 इंटू 10 का पावर 6। मैंने बताऊं मैंने क्या किया, ये इसमें से 2 जीरो 100 बना के डेसिमल से काट दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूं, अभी 2 मिनट रुको, सही है। ये 10 का पावर 6 तक पहुंचा दिया पावर को। और आप जानते हो या नहीं जानते हो, आई डोंट नो, 1 मेगा फिजिक्स में, मैथ्स में 1 मेगा अगर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 10 का पावर 6। एनर्जी सिर्फ किस में आ रही है, ईवी में आ रही है। अब जो एनर्जी आया
अब जब इसको सॉल्व किया गया इस पूरे नंबर को, सिर्फ नंबर को, तो इसकी वैल्यू आ गई 931.5। एकदम रट जाना, ये फिक्स वैल्यू आ गई। और इसको 10⁻⁶ को क्या लिख दिया उन्होंने, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब उन्होंने सॉल्व किया बेटा तो पता चला कि जो एनर्जी रिलीज हुई, जो एनर्जी हमें मिली, वो एनर्जी इतनी मिली 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। एकदम रट सकते हो तो रट जाओ कि जब एक एएमयू, जब एक एटॉमिक मास यूनिट कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में, तो हमें इतनी एनर्जी फिक्स कर दिया मैंने, इतना देकर जाएगा। ये एक फिक्स वैल्यू है, कोई टॉपिक नहीं, एक फिक्स वैल्यू है। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें रिलीज करके जाएगा अगर एक एमयू मास एनर्जी में बदलता है। तो कैसे हुआ पता चला, जब जब मास एनर्जी में बदलता है फॉर्मूला ये यूज करेंगे। मास कितना लेने मैंने बोला, 1 एमयू, इतना केजी। सॉल्व किया, एनर्जी पहले जूल में था, जूल से मैंने ईवी में बदला, थोड़ा सा मैथ्स का खेल हुआ यहां पर, मेगा में बदल दिया। तो ये याद रखना, फिजिक्स में कभी भी याद रखना बेटा, 1 AMU ये फिक्स हो गया है। जब जब एनर्जी में बदलेगा तो एक रटी रटाई वैल्यू 931.5 मेगा, मेगा का मतलब 10⁻⁶ है यहां पर, ईवी, इतना एनर्जी रिलीज करके जाए। क्लियर? अब देखना, ये तो हमने, अब एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जो 100% 200% पेपर में आता है। इससे इंपॉर्टेंट तो चीज हो ही नहीं सकता। इस चैप्टर में 2 ही 3 चीज इंपॉर्टेंट है जो अब शुरू करने जा रहा हूं, फिर अगली वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा। वही 2-3 टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर। टॉपिक का नाम है बेटा साइज ऑफ न्यूक्लियाई। साइज ऑफ न्यूक्लियाई, साइज का मतलब होता है रेडियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। ध्यान से देखना, साइज का यहां मतलब रेडियस से है बेटा। आपको मैं एक बात बता दूं, आप समझदार हो, समझ सकते हो इस बात को, कि साइज, आपको एक बात पता है नहीं पता, कोई भी एटम हो, न्यूक्लियाई हो, मॉलिक्यूल हो, सब चीज बहुत, सबको हम टाइनी स्फीयर्स मानते हैं, पता है आपको? ये सब छोटे छोटे स्फीयर्स हैं। पहले आप ये क्लियर कर लो, साइंस में कोई भी मॉलिक्यूल, एटम, न्यूक्लियस जो बहुत छोटे होते हैं, नेग्लिजिबल साइज के, उसको कंसीडर स्क्वायर नहीं करते हैं, क्या करते हैं, स्फीयर, स्फीयर मानते हैं, याद रखना। तभी साइज में रेडियस लिया जा रहा है। आखिर रेडियस लेने का मतलब क्या है कि उसको क्या माना गया है, स्फीयर माना गया है। न्यूक्लियस, एटम, कुछ भी आप, सबको स्फीयर ही कंसीडर किया जाता है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बोलोगे सर न्यूक्लियस के अंदर तो सर वही होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो भरे होते हैं सर न्यूक्लियस के अंदर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। अब बताओ, अगर ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर तो साइज भी बड़ा चाहिए, घर बड़ा चाहिए, तभी तो उसके घर में रहने वाले को जगह मिलेगी रहने के लिए। तो ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम ले रहे हैं, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का मतलब न्यूक्लियस। जब रेडियस r मानोगे तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वॉल्यूम जो होता है, एक बात को सीख के जाओ आज की वीडियो में, वो हमेशा मास नंबर के डायरेक्टली होगा। मास नंबर किसका नंबर बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मैंने क्या कहा, ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन घर में रखने हैं तो साइज भी तो बढ़ा लोगे। ये पॉइंट क्लियर करो आप पहले। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, मास नंबर पे। मास नंबर मास होता है क्या, नहीं, मास नंबर नंबर होता है किसका, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो इसका मतलब साइज भी बड़ा चाहिए, फिर जगह होगी तभी तो वो बैठेंगे, तभी तो आराम करेंगे घर में। तो याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियाई का, वो मास नंबर पे डिपेंड करता है। A4 मास नंबर, आते साथ बताया था A4 मास नंबर। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, A का मतलब कितनी बार बताऊं, आप पता नहीं भूल गए, तो 2 मिनट पहले बताया था मास नंबर। अब मुझे बताओ, कभी भी फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में अगर प्रोपोर्शनल साइन है तो जो भी कांस्टेंट है वो सब कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, अगले स्टेप में कांस्टेंट उड़ जाएगा। तो उड़ने के बाद क्या बचेगा, r³ प्रोपोर्शनल टू a। अगर प्रोपोर्शनल साइन लगा है तो कांस्टेंट वॉस्टेंट अगले ही पल हटा दिया करो, ये रूल है मैथ्स का। कांस्टेंट है तो फिर प्रोपोर्शनल हटा दिया करो, एक ही चीज रहेगा। प्रोपोर्शनल है तो कहीं कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। 4/3 पाई फिक्स है तो उसको उड़ा दिया। अब उड़ाने के बाद क्या बच गया बेटा, साफ दिख रहा है, r³, इसको लिख सकते हैं
क्यूब को उधर शिफ्ट कर दें तो r प्रोपोर्शनल टू a का पावर 1/3। यस, ये एक रिलेशन निकल गया कि साइज यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई मास नंबर के पावर के 1/3 पे डिपेंड करेगा। 1/3 मास नंबर का पावर 1/3। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन रेडियस में साइज ऑफ न्यूक्लियाई का मतलब रेडियस से है, ध्यान रखना। रेडियस और मास नंबर में क्या रिलेशन होता है, इसको एकदम याद कर लो। रेडियस साइज ऑफ न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर का पावर 1/3। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। अब बेटा, अब अगर इसमें फॉर्मूले में हटाओगे, आपने मन किया कि नहीं प्रोपोर्शनल हटा ही दें सर, अब मेरा मन कर रहा है प्रोपोर्शनल से, हमें मन भर गया हटा देते हैं, तो हटाओगे तो फिर कांस्टेंट एक आएगा, तो इस कांस्टेंट को के नहीं R0 माना जाता है। तो एक फॉर्मूला बन गया R इज इक्वल टू R0 इंटू ए का पावर 1/3। और इस कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना, नीट जेई सब में आता है ये सब चीज, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, याद रखना। और ये तो ये क्या था, रिलेशन था, और ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला बन गया। जिसका भी हीलियम के न्यूक्लियस का साइज बताओ, हीलियम के न्यूक्लियस का मास नंबर 4 रखो, ये वैल्यू रखो, रेडियस बता दो इतने मीटर का, इतने साइज का न्यूक्लियस है इसका। तो दैट वाज द रिलेशन, ये रिलेशन था किसमें, साइज में और मास नंबर में, और ये उसकी वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं साइज और इसको कहते हैं, ये दोनों साइज ही है, वो रिलेशन में है, और ये ध्यान रखना ये पूरा फॉर्मूला है। अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चे, अब यहां पर जब हमने आपको साइज पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, तो अब मैं थोड़ा सा जगह लूंगा इधर, ये चीज रहने देता हूं क्योंकि जरूरत है अभी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक टॉपिक आया, दो टॉपिक पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टॉपिक है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई। डेंसिटी को हम अक्सर हम रो से इंडिकेट करते हैं, सभी जानते हैं डेंसिटी इंडिकेट होता है रो से। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखिए। जब यहां पे अगर आपसे पूछा गया कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई बताइए, डेंसिटी न्यूक्लियस की डेंसिटी, तो यहां पे एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले को समझना है तो ध्यान से देखना। स्मॉल m को मानो मास ऑफ, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ईच न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब आपको बताऊं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब वही होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास तो सेम ही है। सुनना, ध्यान से सुनना, स्मॉल m जो कि सेम मास होता है हर एक प्रोटॉन में, और एक मास में और ले रहा हूं कैपिटल M, ये है मास इसका पूरे न्यूक्लियस का, पूरे न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस बोलो या न्यूक्लियाई बोलो, बात वही है, समझो इस बात को, दोनों में बहुत फर्क है। स्मॉल m नहीं समझ में आया, जैसे ये न्यूक्लियस है आपका, हाँ, इस पे बहुत सारे प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भरे हुए हैं, भरे हुए हैं। तो ये सब तो सिंगल सिंगल मास इनका क्या है, m है, और पूरे का जो मास है वो है आपका कैपिटल M। इनका अपना अपना मास क्या है, m m m m m m m स्मॉल वाला, और पूरा जो न्यूक्लियस बन गया उसका मास क्या है, कैपिटल M। दोनों में फर्क है ना, तो ये है कैपिटल में स्मॉल m। तो दोनों दो मैंने मास लिए हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने दो मास कौन कौन से लिए आपके सामने हैं, एक स्मॉल m है, स्मॉल m मास है हर एक न्यूक्लियॉन्स का, और कैपिटल M मास है पूरे न्यूक्लियस का अपना एक मास। सुनना, तो मैं थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर कर लूं, क्या मैं लिख सकता हूं इस पॉइंट को, कैपिटल M इज इक्वल टू M इंटू ए, बिल्कुल लिख सकता हूं, देखो कैसे, स्मॉल m किसका मास है, हर एक न्यूक्लियॉन्स का, और टोटल मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मास नंबर होता क्या, आखिर ए क्या होता है, मास नंबर, मास नंबर होता क्या, ये तो होता है टोटल नंबर ऑफ क्या, न्यूक्लियॉन्स। एक न्यूक्लियस के अंदर 1000 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, 1000 दोनों मिलाकर, तो वो 1000 क्या है, मास नंबर, और एक का मास पता है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मास नहीं आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे, देखो यहीं पे कॉन्सेप्ट है, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द न्यूक्लियस, सिंगल मास पूरे न्यूक्लियस का, और स्मॉल m उसके अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियॉन्स का मास, और उसके अंदर पाए जाने वाले टोटल न्यूक्लियॉन्स जिसको हम कहते हैं मास नंबर, वो पता है, इसको चिपका दो तो टोटल मास आ जाए। अब आते हैं, सुनो ध्यान से, हमें तो निकालना है बेटा डेंसिटी, बोलोगे सर बिल्कुल, डेंसिटी का फॉर्मूला सभी जानते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला फिजिक्स में होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ध्यान से देखते रहना, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को क्या लिख देंगे हम, टोटल M, वॉल्यूम को लिख देंगे 4/3 पाई r क्यूब, देखते रहना बेटा, मास को टोटल M, जो भी मास है पूरे न्यूक्लियस का 4/3 पाई r। ध्यान से वीडियो देखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
टोटल m को लिख सकते हैं स्मॉल m के टर्म में, जो भी मैंने बताया, m इंटू ए अपॉन 4/3 पाई। अब 1 मिनट, ये आर रेडियस निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने बनाया था ये वाला। अब आर के जगह पे ये पूरी वैल्यू रखो, ये पूरी वैल्यू रखो बेटा, आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3 का पावर 3। यस, डेंसिटी का फॉर्मूला ध्यान से देखना बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, बिल्कुल सही मैंने लिखा, टोटल मास। अब टोटल मास को मैंने इसमें बदल दिया, जो मैंने पढ़ाया था मास ऑफ ईच न्यूक्लियन ऑफ मास नंबर में, और वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब। आर को क्या लिख सकते हैं, रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3। इस फॉर्मूले को उठा के यहां पटक दिया। अब सुनते रहिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। ये 3 ऊपर शिफ्ट कर गया, 3m इंटू ए अपॉन 4 पाई इंटू आर नॉट का क्यूब इंटू ए। बोलोगे ये कैसे कैसे हो गया सर? बिल्कुल हो गया, देखते रहो आप। ये 3 ऊपर गया पहली बात, ब्रैकेट खुलेगा तो आर नॉट का क्यूब आएगा दूसरी बात, और यहां देखो 1/3 का पावर फिर 3 है, तो डबल डबल पावर करोगे तो 3 कट के सिर्फ ए बच जाएगा, और ए भी फिर कट जाएगा। तो लास्ट में तो बचा 3 बचा, जो कि फिक्स है। स्मॉल m मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, चाहे हीलियम का न्यूक्लियस हो, कार्बन का हो या नाइट्रोजन का हो, उसके अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास तो फिक्स ही रहेगा सब जगह। तो ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, 4 फिक्स, 5 फिक्स, आर नॉट तो अपने आप में भी एक कांस्टेंट है। यानी पता चला ये तो सबको सब एक फिक्स वैल्यू आ गई सर। ये तो ऐसी वैल्यू आई जो कभी बदल ही नहीं सकती, कभी नहीं बदल सकती। तो जब इसकी वैल्यू ली गई बेटा, तो इसकी एक फिक्स वैल्यू आ गई 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। बस यही बताना चाह रहा था मैं। एकदम रट जाओ, रट सकते हो तो रट जाओ, रटने वाली वैल्यू है। डेंसिटी का एक फिक्स फॉर्मूला आ गया 2.3 इंटू 10⁻17। यस, बाकी यूनिट तो पता ही आपको, केजी पर मीटर क्यूब, यही डेंसिटी होती है। और एक बहुत बड़ी बात क्या सीखने को मिला, डेंसिटी किसी भी न्यूक्लियस का फिक्स होता है। सबसे बड़ा साइज न्यूक्लियस का यूरेनियम का होता है, यूरेनियम से बड़ा कोई नहीं है। तो यूरेनियम की भी डेंसिटी वही होगी जो हाइड्रोजन की होगी, सबसे छोटा हाइड्रोजन। डेंसिटी में ऐसा कोई फॉर्म, इस डेंसिटी के फॉर्मूले में कोई ऐसी चीज हमें मिली ही नहीं बेटा जो अलग अलग न्यूक्लियस के लिए अलग अलग हो। कोई भी किसी का भी न्यूक्लियस ले लो आप, यूरेनियम, हाइड्रोजन, कार्बन, उसके अंदर स्मॉल m तो सेम ही होगा। स्मॉल m है क्या, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो तो बदलेगा ही नहीं। वो थोड़ी है कि हीलियम के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन का मास कुछ और है और न्यूक्लियस के अंदर और यूरेनियम के अंदर पाए जाने वाले का, ऐसा थोड़ी है। वो तो फिक्स 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 सब फिक्स। कोई ऐसी चीज नहीं है जो अकॉर्डिंग टू द एटम चेंज हो, है ही नहीं कोई ऐसी चीज। बताओ ऐसा कौन सा चीज है जो बदल सकता हो? नहीं। तो इससे एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिली आपको कि जो डेंसिटी है वो साइज के अकॉर्डिंग कभी चेंज नहीं होती। हाँ, रेडियस तो चेंज होगा, क्योंकि रेडियस तो मास नंबर पे डिपेंड करता है। बड़ा न्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस बड़ा रेडियस, छोटा न्यूक्लियस छोटा रेडियस, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। डेंसिटी एकदम रटी रटाई वैल्यू है 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। कभी नहीं बदलती, कभी भी नहीं बदलती। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि अगर किसी ने पूछ दिया आपसे, आप बोलोगे सर क्या पूछ दिया आपसे? अगर किसी ने ये पूछ दिया बेटा कि भाई एक काम करो, एक बार ना ग्राफ बना दो, किसका? डेंसिटी का मास नंबर के साथ। आता है पेपर में, डेंसिटी किसकी? डेंसिटी न्यूक्लियस की डेंसिटी का, किसके साथ? किसके साथ? मास नंबर के साथ। तो बोलोगे सर डेंसिटी का अगर ग्राफ आप मास नंबर के साथ बोलोगे तो वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्यों? क्योंकि मास नंबर कितना भी बढ़ा दो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये भी पेपर में ऐसा आता है, एकदम आना है, ये सब चीज आता है कि आप साइज का फॉर्मूला डिराइव कीजिए। साइज का मतलब आप समझ रहे हो, देखो मैं ला देता हूं वापस। साइज का मतलब ये वाला टॉपिक, एकदम देखो ये आ गया साइज वाला टॉपिक जो भी मैंने पढ़ाया, और मैंने सेट कर दिया साइज का टॉपिक। साइज आ जाए तो ये सब चीज बता देना। और अगर आ जाए डेंसिटी डिराइव कीजिए और शो कीजिए। ऐसा भी लैंग्वेज आता है कि आप शो करके बताइए, ये दिखाइए कि डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज से कोई लेना देना नहीं है। दिखा देना कि देखो ये फिक्स है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो साइज के हिसाब से बदल सकती। याद रखना, डेंसिटी की फिक्स वैल्यू याद रखना, कभी नहीं भूलना इस चीज को। अब जब आपने ये चीज देख लिया है तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते बस लास्ट, और इस वीडियो को हम इसके बाद एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे क्वेश्चन आया पेपर में, आता ही है कि 2 न्यूक्लियाई हैं, जरा सुनिएगा आप लोग। दोनों न्यूक्लियाई के मास नंबर का रेशियो दे रखा है बेटा। बहुत सिंपल सवाल है, 8/125।
दो न्यूक्लियस हैं, आपके पास दो न्यूक्लियाई हैं, दोनों न्यूक्लियाई के मास नंबर का रेशियो दे रखा है 8/125। पूछा क्या है, दोनों न्यूक्लियस के साइज का रेशियो बताओ। साइज का मतलब समझ जाना बेटा, रेडियस में पूछ रहा हूं, और दोनों न्यूक्लियस के डेंसिटी का रेशियो बताओ। दैट इज योर क्वेश्चन। तो आप बोलोगे सर आप पूछ रहे हो, है ना, तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखना, स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। बोलोगे सर अभी 2 मिनट पहले आपने पढ़ाया कि जो साइज जो रेडियस होता है वो a का पावर 1/3। रिलेशन में आ जाओ, मास नंबर के पावर के 1/3 के। तो उस रिलेशन से हम अगर रेशियो में जाएंगे तो R1/R2 बहुत सिंपल है, क्या लिख सकते हैं, A1/A2 का पावर 1/3। फिर बोलोगे सर A1/A2, मैंने कहा हाँ A1/A2 दे रखा है, देखो बेटा 8/125 का पावर 1/3। अब इसको लिख सकता हूं मैं 1/3। अब इसको लिख सकता हूं मैं 2/5 का पावर 3, और फिर ऊपर से आ गया पावर 1/3। देखो आप कैसे 3 बार करोगे 2 2 2 जा 8, 5 को 3 बार करोगे वही आ जाएगा। कभी भी एक बात ध्यान रखना, ये रेशियो हमेशा ऐसा देगा जिसका होल का पावर 3 बन जाता हो। 1/27 दे दिया, 1/27 1/3 का क्यूब। यानी ये रेशियो किसी भी जगह कहीं भी पेपर बहुत सारे वैल्यूज में आते हैं, लेकिन कोई भी वैल्यूज दे देगा, लेकिन वो ध्यान रखना कि होल का क्यूब बनना ही बनना है। उससे क्या होगा, ये 3 और 1/3 कट जाना है, और कटने के बाद एक आंसर आ जाना है 2:5। ये आ गया साइज का रेशियो। अब आते हैं डेंसिटी। अब बोलोगे सर आपने दोनों न्यूक्लियस की डेंसिटी का भी रेशियो पूछा है, तो ये मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं बेटा कि डेंसिटी का जब रेशियो निकालोगे दोनों की डेंसिटी का, तो वो तो होगा 1:1, क्योंकि डेंसिटी हमेशा सेम होती है, कोई इससे लेना देना नहीं है। तो डेंसिटी का रेशियो का आंसर होगा 1:2। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। ये आज हमने न्यूक्लियस, मास नंबर, चार्ज नंबर, एक, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद करके जाना, अगली क्लास उसी पे डिपेंड है, अगली वीडियो उसी पे डिपेंड है कि एक एएमयू, आज मैं फिर सिखा रहा हूं, जब एनर्जी में बदलता है तो हमें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है। बाकी साइज का फॉर्मूला याद करा दिया, रिलेशन याद करा दिया, डेंसिटी बता दिया। बेटा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो को शेयर कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे फिर भी लाइक कर देना। चलो मिलते हैं।